अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। हमारी बिहेवियरिज्म की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने पार्ट 5 पहले कर चुके हैं। अब पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 5 में हमने देखा था जो थॉर्नडाइक हैं उनकी थोड़ी सी हमने हिस्ट्री देखी थी, बायोग्राफी देखी थी। आज के पार्ट में जो कि पार्ट 6 है, इसमें हम देखेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के कंट्रीब्यूशंस क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ओवरलैप करेंगी जो हमने बायोग्राफी में भी देखी हैं, कुछ यहाँ पर दोबारा से हम देखेंगे। तो ये अच्छा है, रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा ये बेसिकली कंट्रीब्यूशंस थे उसके। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हिज वर्क ऑन कंपैरेटिव साइकोलॉजी एंड द लर्निंग प्रोसेस लेड टू द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। इसने कंपैरेटिव साइकोलॉजी पर और लर्निंग पर काम किया था, जिसने क्या किया था, लीड किया था थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म देने में। इन्होंने एक थ्योरी दी थी कनेक्शनिज्म। इसको हम आगे एक अलग सेपरेटली इसको देखेंगे डिटेल में। ठीक है। एंड हेल्प ले द साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इसी ने इसको हेल्प की थी किसमें, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुनियाद रखने में। क्योंकि ये फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हैं, तो ये बेसिकली ये भी इनका कंट्रीब्यूशन है एक। अच्छा, पहले वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 5। अगर आपने वो नहीं देखा तो लाजमी जाके देखिएगा। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ बिहेवियरिज्म का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर पार्ट्स हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो वो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कंपैरेटिव साइकोलॉजी जो कि साइंटिफिक स्टडी होती है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स की। ठीक है जी, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद ही इज़ फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी कंट्रीब्यूशन था इनका। ही आल्सो वर्कड ऑन सॉल्विंग इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स में भी इन्होंने अपना काम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी इन्होंने अपना काम किया, यानी कि रोल प्ले किया था। सच एज एम्प्लॉय एग्जाम्स एंड टेस्टिंग, क्योंकि इन्होंने टेस्टिंग में भी अपना रोल प्ले किया है। इनकी एक थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने टेस्ट भी डेवलप किए थे, उस टेस्टिंग पर भी काम किया था। साइकोमेट्रिक्स में भी इनका रोल है। तो इसलिए ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली बता दिया एम्प्लॉय एग्जाम्स एंड टेस्टिंग की बात की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अ रिव्यू ऑफ जनरल साइकोलॉजी सर्वे पब्लिश्ड इन 2002 रैंक्ड थॉर्नडाइक एज द 9th मोस्ट साइटेड साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ये जो रिव्यू ऑफ जनरल साइकोलॉजी, ये जो है सर्वे था, एक पब्लिश हुआ था 2002 के अंदर। इसमें इन्होंने बोला कि जो थॉर्नडाइक है ना, ये 9th मोस्ट साइटेड साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि ये 9th नंबर पर आते हैं जो कि मोस्ट साइटेड, जिनको ज़्यादा देखा गया है, सुना गया है, पढ़ा गया है 20th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू हिज कंट्रीब्यूशंस टू द बिहेवियरल साइकोलॉजी फील्ड केम हिज मेजर इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन। इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इनका बिहेवियर साइकोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन की वजह से एक इम्पैक्ट आया है किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। वेयर द लॉ ऑफ इफेक्ट हैज़ ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन द क्लासरूम। जो कि वेयर द जो लॉ ऑफ इफेक्ट जिन्होंने दिया था ना, इसका बहुत इन्फ्लुएंस था क्लासरूम के अंदर। यानी कि ये दोनों चीज़ें, इन्होंने जो बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंदर काम किया था, उसने बहुत ज़्यादा एजुकेशन में रोल प्ले किया था। और एजुकेशन के अंदर जो लॉ ऑफ इफेक्ट था ना, उसने क्लासरूम के अंदर बहुत अपनी हेल्प की थी, बहुत इन्फ्लुएंस दिया था। बहुत इन्फ्लुएंस होता है इसका क्लासरूम के अंदर कि किस तरह से स्टूडेंट्स को आप टैकल कर सकते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स से आप अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट ये हम डिटेल में आगे जाके इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे जब हम कनेक्शनिज्म वगैरह को पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ इफेक्ट बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई काम करते हैं, अगर उसका कॉन्सिक्वेंस या उसकी आउटकम अच्छी आती है तो हम उस काम को रिपीट करते हैं, हमारा वो बिहेवियर स्ट्रांग होता चला जाता है। लेकिन किसी चीज़ की अगर आउटपुट अच्छी नहीं आती, आउटपुट नेगेटिव आती है, पनिशमेंट की सूरत में आती है, लॉस की सूरत में आती है, तो हमारा जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन नहीं बल्कि वीकन होता चला जाता है। उस काम को हम छोड़ते चले जाते हैं, दोबारा वो काम नहीं करते। इसको लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। तो वो कहते हैं क्लासरूम में बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करता है ये वाला लॉ ऑफ इफेक्ट, कि अगर आप अगर बच्चों को अप्रिशिएट करते तो अच्छा इम्पैक्ट जाएगा इसका, और वो अगली दफ़ा और अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। और अगर इसी तरह पनिश करेंगे तो वो बच्चे उसी तरह से चीज़ों को कम करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल साइकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर भी हमने पढ़ लिया है 2-3 दफ़ा। थॉर्नडाइक फैशन द मैकेनिस्टिक, इसने क्या स्टार्ट किया, मैकेनिस्टिक ऑब्जेक्टिव लर्निंग थ्योरी दैट फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर। इसने मैकेनिस्टिक और ऑब्जेक्टिव लर्निंग थ्योरी दी थी जो कि फोकस करती है ओवर्ट बिहेवियर जो हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है जी, जो थॉर्नडाइक है इसने मैकेनिस्टिक और ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस दी थी। मैकेनिस्टिक का मतलब कि हम एक मशीन के तौर पर काम कर रहे होते हैं, हम एक मैकेनिज़्म के तौर पर काम कर रहे होते हैं, मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। ये बिहेवियर की बात कर रहा है, ह्यूमंस की बात कर रहा है।
और ऑब्जेक्टिव लर्निंग थ्योरी इसने दी थी कि ऑब्जेक्टिव का मतलब हमने ऊपर भी इतनी बार देख लिया कि वो चीज़ जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, क्लियर हो, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। फोकस ऑन द ओवर्ट बिहेवियर वही जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, थॉर्नडाइक बिलीव दैट साइकोलॉजी मस्ट स्टडी बिहेवियर। वो कहता है लाजमी से, ये अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक है कि साइकोलॉजी को बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, ना कि नॉट मेंटल एलिमेंट्स और कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ना कि मेंटल एलिमेंट्स और कॉन्शियस एक्सपीरियंस को। ठीक है जी, ये फोकस करता था कि बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक स्टडी ऑफ बिहेवियर होना चाहिए, ना कि मेंटल एलिमेंट्स और कॉन्शियस एलिमेंट्स है। And thus he reinforced the trend toward greater objectivity begun by functionalism। और इसने reinforce किया था, यानी कि इसने उस पर जोर दिया था, ऑब्जेक्टिविटी पर जोर दिया था। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिविटी हमने ऊपर भी देख लिया, ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता था, ना कि सब्जेक्टिविटी पर, जो कि किन्होंने स्टार्ट की थी, फंक्शनलिस्ट ने स्टार्ट की थी ऑब्जेक्टिविटी की तरफ अप्रोच, उन्होंने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया था। ही डिड नॉट इंटरप्रेट लर्निंग सब्जेक्टिवली, ये वही वाली बात आ गई कि वो लर्निंग को सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट नहीं करता था, बट रादर सब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसकी बहुत सी डायमेंशन निकल रही होती हैं, जिसमें कोई एक बात कंफर्म ना हो, क्लियर ना हो, पॉइंट टू पॉइंट बात ना हो, उसके बहुत से पहलू निकल रहे हो। तो वो कहता है उसने लर्निंग को सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट नहीं किया था, बट रादर इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कनेक्शंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, बल्कि उसने कंक्रीट कनेक्शंस फाइंड किए थे, वो कनेक्शन बना के स्टडी किया था इसको। किनके दरमियान में वो कनेक्शन, किनके दरमियान था, स्टिमुलस और रिस्पांस, यानी कि एक स्टिमुलस दिया जाएगा, बाद में उसका क्या रिस्पांस आता है, इस तरह से उसने स्टडी किया था। जैसे मैंने ऊपर भी बताया, अगर आप बच्चे को अप्रिशिएट कर देंगे तो वो और अच्छे से काम करता है। जैसे लॉ ऑफ इफेक्ट है, अगर अच्छा आउटकम होगा तो वो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, अगर आउटकम बुरा होगा, पनिशमेंट की सूरत में होगा, तो वो बिहेवियर वीकन होता चला जाएगा। तो ये स्टिमुलस और रिस्पांस के दरमियान में इसने कनेक्शन बना के स्टडी किया था, ना कि सब्जेक्टिवली, इसने ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया था कंक्रीट फॉर्म में। ठीक है जी, यानी कि उसमें शक व शुबा की कोई बात नहीं थी, इसको इस तरह से कह सकते हैं आप। Although he did permit some references to consciousness and mental processes, अगर से उसने किसी हद तक उसने कॉन्शियसनेस और मेंटल प्रोसेसेस को भी इंपॉर्टेंस दी थी, यानी कि वो इसको भी बिल्कुल, ये नहीं था कि वो बिल्कुल इसको नहीं मानता था, उसने थोड़ा बहुत वो इसको भी मतलब कि रियायत देता था। वो कहता था कि ये भी मतलब इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप अपने इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। लेकिन उसकी जो ज़्यादातर उसका जो फोकस था वो कंक्रीट या ऑब्जेक्टिविटी पे था। ठीक है जी, नेक्स्ट, द वर्क्स ऑफ थॉर्नडाइक एंड आइवन पेवलव प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट सिमल्टेनियस डिस्कवरी। जो थॉर्नडाइक और आइवन पेवलव का वर्क है ना, वो कहते हैं इन दोनों ने किया तो इंडिपेंडेंटली वर्क है, लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे जुड़े हुए हैं दोनों, यानी कि जुड़े हुए हैं काम वर्क ये, लेकिन किया इन्होंने इंडिपेंडेंटली है। ये बेहतरीन मिसाल है, कहते हैं दोनों ने एक जैसा ही काम किया है लेकिन किया इंडिपेंडेंटली है। इसने उन्होंने बोला कि सिमल्टेनियस डिस्कवरी यानी कि जुड़ी हुई, जिसको कह सकते हैं कि एक साथ और एक जैसी कह सकते हैं आप, एक जैसी समझ लें। उसके बाद थॉर्नडाइक डेवलप्ड हिज लॉ ऑफ इफेक्ट इन 1898। इसने जो लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था वो 1898 के अंदर दिया था, जबकि पेवलव ने प्रपोज्ड अ सिमिलर लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन 1902। उसने 1898 में दिया था, 4 साल बाद पेवलव ने दे दिया था लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट 1902 के अंदर। ये दोनों लॉ एक जैसे ही हैं। ये लॉ ऑफ इफेक्ट का अगर सेकंड नाम पूछा जाए तो वो लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट है। ठीक है जी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था थॉर्नडाइक ने, लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट दिया था आइवन पेवलव ने। विच जो लॉ ऑफ इफेक्ट वो क्या करता है, विच प्रेजेंट्स अ थ्योरी अबाउट हाउ बिहेवियर इज लर्नड एंड रीइंफोर्स्ड, जो ये बताता है कि किस तरह से बिहेवियर, हाउ बिहेवियर इज लर्नड, किस तरह से बिहेवियर लर्न होता है, एंड रीइंफोर्स्ड, किस तरह से उसको रीइंफोर्स किया जाता है। उसके बाद क्या है जी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टू स्टडी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो थॉर्नडाइक है ना, ये पहले इंसान है, पहली पर्सनैलिटी जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पर काम किया था। ठीक है जी, और लर्निंग फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो लर्निंग जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेज से लर्न हो रही होती है, यानी कि जैसा आउटकम आता है वैसा ही उसका बिहेवियर बनता चला जाता है, या वो वैसी तरह से लर्न करता जाता है। जो जेबी वाटसन है, जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पर काम किया। जो आइवन पेवलव इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग में काम किया था, याद रखिएगा। उसके बाद ही डेमोन्स्ट्रेटेड दिस प्रिंसिपल बाय स्टडिंग हाउ लॉन्ग इट टुक डिफरेंट एनिमल्स टू पुश अ लिवर इन ऑर्डर टू रिसीव फूड एज अ रिवार्ड फॉर सॉल्विंग अ पजल। इन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि कैसे एक कैट को कितना टाइम लगता है लिवर को दबाने के लिए, या उसको रिवार्ड हासिल करने के लिए कितना टाइम लगता है पजल सॉल्व करने के बाद।
ठीक है, ये इन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया था। ये आप को मिल भी जाएगा, अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर इसकी पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी हिज इन्फ्लुएंस ऑन एनिमल साइकोलॉजिस्ट स्पेशली दोज हु फोकस ऑन बिहेवियर प्लास्टिसिटी ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द फ्यूचर ऑफ द फील्ड। इसके जो एनिमल्स इनका जो इन्फ्लुएंस था ना, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो इस तरह से भी था कि इन्होंने उनको यानी कि उनके लिए आसानी पैदा कर दी थी उन लोगों के लिए जो बिहेवियर प्लास्टिसिटी पर काम करना चाहते थे। बिहेवियर प्लास्टिसिटी क्या है? रेफर्स टू चेंज इन एन ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के मतलब कि स्टिमुलस को एक्सपोजर करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद बिहेवियर में जो चेंज आते हैं उसको बिहेवियर प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है जी, कैसे वो चेंज हो रहा होता है। तो इन्होंने फ्यूचर के लिए भी कंट्रीब्यूट किया, यानी कि इनका ये जो कंट्रीब्यूशन था फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया था इनके काम ने। उसके बाद इन एडिशन टू हेल्पिंग पेव द वे टूवर्ड्स बिहेवियरिज्म, इसने राह हमवार की थी बिहेवियरिज्म की तरफ। हिज कंट्रीब्यूशन टू मेजरमेंट इन्फ्लुएंस्ड फिलॉसफी में भी रोल प्ले किया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, इन दोनों में भी रोल प्ले किया। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी, इंडस्ट्रियल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और सिविल सर्विस एंड मैनी पब्लिक एंड प्राइवेट सोशल सर्विसेज, इन तमाम चीज़ों में इनका कंट्रीब्यूशन था इनके काम का। यानी कि इनका काम इतना इम्पॉर्टेंट था कि इन तमाम फील्ड्स में वो अपना उसको यूज़ किया गया है और उसको यूज़ करके उससे बेनिफिट लिया गया है। तो ये थे जी हमारे पास इनके जो कंट्रीब्यूशन, इसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके जो हैं उसका पक्का हो जाए, आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में बैठ जाए। कंपैरेटिव साइकोलॉजी और लर्निंग पर काम किया था और इन्होंने बेस रखी थी उसकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी रोल प्ले किया, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एग्जाम्स एंड टेस्टिंग में अपना रोल प्ले किया इन्होंने। उसके बाद एक जो सर्वे पब्लिश हुआ था 2002 में, उसमें इनको 9th मोस्ट साइटेड साइकोलॉजिस्ट बोला गया 20th सेंचुरी का। उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट इन्होंने दिया था, जिसका मतलब कि हमें पहले भी ऊपर भी देख लिया क्या मतलब होता है। अच्छा नतीजा होगा तो वो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होगा, बुरा नतीजा होगा तो वो बिहेवियर वीक हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने मैकेनिस्टिक और ऑब्जेक्टिव अप्रोच दी थी जिसके अंदर ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। उसके बाद इसने बोला था जी साइकोलॉजी शुड बी द स्टडी ऑफ बिहेवियर नॉट मेंटल एलिमेंट्स और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर की स्टडी होनी चाहिए ना कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस और मेंटल एलिमेंट्स। उसके बाद इसने ऑब्जेक्टिविटी पर ज़्यादा जोर दिया था, और ये ऑब्जेक्टिविटी को पर ज़्यादा जोर देता था, लेकिन इसने कॉन्शियसनेस और मेंटल प्रोसेसेस को भी किसी हद तक रियायत दी थी कि उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। जो थॉर्नडाइक और एवन पेवलव का काम जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि एक के साथ ही काम किया, लेकिन दोनों ने किया इंडिपेंडेंटली था। 1898 में लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था इन्होंने थॉर्नडाइक ने, जबकि 1902 में आइवन पेवलव ने लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट दिया था। थॉर्नडाइक पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पर काम किया, जबकि आइवन पेवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग पर काम किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि कैसे रिवॉर्ड लेने के लिए और कितना टाइम लगता है कैट को या एनिमल को। उसके बाद इन्फ्लुएंस एनिमल साइकोलॉजी, इन्होंने बिहेवियरल प्लास्टिसिटी के लिए भी, मतलब बिहेवियरल जो वो लोग जो बिहेवियर प्लास्टिसिटी पर काम करना चाहते थे उनके लिए मतलब कि आसानी पैदा की इनके काम ने। बिहेवियर प्लास्टिसिटी क्या होती है? जब एक्सपोजर होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो उस वक्त बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, और ये तमाम फील्ड जिनमें इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। तो ये था जी हमारे पास जो थॉर्नडाइक के कंट्रीब्यूशंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि और भी इसकी आगे पार्ट्स आने वाले हैं। अभी इसकी लॉ ऑफ इफेक्ट को पढ़ेंगे, कनेक्शनिज्म को पढ़ेंगे, इनका जो एक्सपेरिमेंट है उनको भी पढ़ेंगे।